हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आ चुके हैं लेक्चर 10। आज के जो चैप्टर्स होने वाले हैं वो होगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, गवर्नर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रीक्वेंटली वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते भी है, गवर्नर न्यूज में भी रहता है। ठीक है ना। और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा तो गवर्नर में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर कोई भी करंट एक्टिविटी से लिंक करके वहां से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा और पीवाईक्यूज में पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेम पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब कर दो। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज पूरी चल रही, लेक्चर 10 है, पूरी प्लेलिस्ट देखो। पॉलिटी के पीवाईक्यूज भी करे हैं हमने, उसके अलावा रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज 2 लेक्चर ऑलरेडी लाइव है, तीसरा लेक्चर इसकी वीडियो के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट से लेके सब कुछ विद एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ बता रखे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये कर लो जिसने नहीं करा है, थिंक टैंक यूपीएससी ने फाइनली अपना व्हाट्सएप चैनल बना लिया है। ठीक है, इस पे आ जाओ, जुड़ जाओ, अभी नया नया चैनल बनाया है मैंने। ठीक है, कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, चैनल वाले उस पर सर्च करना है थिंक टैंक यूपीएससी, ऐसा सिंबल वाला आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। सारे अपडेट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, सारे आपके करंट अफेयर रिलेटेड सीरीज, सब कुछ की इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस एमसीक्यूज सब आपको यही मिलेगा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। ओके, फटाफट सब जुड़ जाओ, कोई भी अनाउंसमेंट होगा तो भी यहीं पर आएगा। ठीक है, ओके चलो, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, दैट इज शिखर 2025। अगर आपने हमारे वीडियोस पहले देखे और आप पहली बार भी आज देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट क्वालिटी और कंटेंट लेक्चर जो है ना, हमारा लेक्चर, उस पे हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। वी बिलीव दैट क्वालिटी इज किंग। तो इसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम आपके सामने एक और बैच लेकर आ चुके हैं, दैट इज शिखर 2025। इसको हम लॉन्च करने वाले हैं मार्च के लास्ट वीक में। मतलब अभी अभी आपके पास देखने को, फॉलो करने को, समझने को कि ये आपके ज्वाइन करने लायक है या नहीं, पूरा पूरा 1 महीना है। आप देख लो थिंक टैंक यूपीएससी में लेक्चर्स कैसे रहते हैं। अगर आपको हम पे क्या होता है, भरोसा होता है कि हम आपको डिलीवर कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल एनरोल करें इस कोर्स में। इसकी सारी डिटेल्स आपको हम बहुत जल्द व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। हालांकि मैं आपको और दे देता हूं, ये करंट अफेयर्स कोर्स रहने वाला है। जो हमारी यूएसपी है दैट इज थ्रू एमसीक्यूज, हम आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, जैसा यूपीएससी पूछता है। ठीक है, कई सारे सोर्सेज को रिफर करके हमारी टीम एमसीक्यूज को बनाने में ऑलरेडी लग चुकी है। ऐसे एमसीक्यूज जो आपके, ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देखो, करंट अफेयर्स अगर आप वहां पे ना, ऐसा एरिया अगर आप वहां पे एज ले रहे हो, वैसे तो कोई अंत नहीं है ना। हालांकि हम एक ट्राई कर सकते हैं क्या, आइडेंटिफाई करने के वो एरियाज पीवाईक्यूज को देखने के बाद जहां से पूछता है करंट अफेयर्स। ठीक है, एक यही कोशिश है, जुड़िए हमारे साथ इसमें। इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कितने लोग इंटरेस्टेड है इसको बताएं। हम जो इसमें सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं वो है साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि और कोई सब्जेक्ट्स आपको करंट वाइज पढ़ने हैं तो हमें व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करें या कमेंट करके बिल्कुल बताएं, हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, हालांकि शिखर 2025 मैं आपको अभी यही बता देता हूं, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो करा हमारे साथ तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स में अपना स्कोर ऊपर जाते हुए दिखेगा। ना दिखे तो आप भाई, सब कुछ आपके सामने ही है, आप देख के जज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब ये बात हो गई, सारी बात हो गई, व्हाट्सएप चैनल की बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, सेम फॉर्मेट, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हैवी रहेगा शुरुआत के 10-5 मिनट, उसके बाद हम फटाफट उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, तो पहला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Governor is a part of state executive dealt in part 6 of the Indian Constitution. A person cannot be appointed as the governor for 2 or more states at the same time. The office of governor is an employment under central government. The allowances and emoluments of the governor are determined by the parliament. अब आ जाओ बात पे, पहले 2 मिनट जरा समझो कि सीन क्या चल रहा है। ठीक है, तो सीन ऐसा चल रहा है बेटा, गवर्नर किसका पार्ट होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, दैट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, पार्ट में घुमा देगा। जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था ना, इस पूरे चैप्टर को हम प्रेसिडेंट से लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी पॉलिटी पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लिंक करके पढ़ो, गवर्नर प्रेसिडेंट को लिंक करके पढ़ो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को लिंक करके पढ़ो, बहुत सी चीजें क्लैरिटी मिलती जाएगी और क्वेश्चन भी पूछ लेता है कंपैरिजन में। ठीक है, ओके ठीक। तो क्या था, जैसे हमने प्रेसिडेंट ने पढ़ा था, प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट था, ऐसे गवर्नर किसका पार्ट है भाई, स्टेट एग्जीक्यूटिव का, दैट इज डेल्ट इन पार्ट 6
ठीक। और कौन कौन पार्ट होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का? ठीक। और स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल, जैसे वहां होता था ना यूनियन एग्जीक्यूटिव में, ऐसे ही स्टेट का एडवोकेट जनरल भी होता है। ठीक है, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक, अटॉर्नी जनरल वहां पे, एडवोकेट जनरल यहाँ पे, याद रखना पार्ट होता है, यहाँ पे घूम जाओगे, थोड़ा अनयूजुअल चीज है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गवर्नर इज द पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इन पार्ट 6। आगे देखो, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, अब अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन फिर आया क्या? फिर आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने क्या करा? एम्पावर कर दिया गवर्नर्स को 1 या 2 से ज्यादा गवर्नर बनने के लिए, स्टेट से गवर्नर बनने के लिए। ठीक है, समझ गया? तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को एट द सेम टाइम गवर्नर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट? 7th अमेंडमेंट। तो ये भी ठीक हो गया। द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एन एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसके बारे में एक्सप्लिसिटली कोई बात नहीं करी है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, है ना, आपको पता होगा यूपीएससी पूछता है सुप्रीम कोर्ट के जो रिकमेंडेशंस या फिर जो गाइडलाइंस होते हैं या जजमेंट्स होते हैं, वहां से उठा के पूछता है। जितनी भी कमीशंस हैं, जैसे सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, उनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वहां से उठा के इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है दैट ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ओके, द अलाउंसेस एंड एम्यूलमेंट्स ऑफ गवर्नर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट या फिर माफ कीजिएगा स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं करता, यहीं पे घुमाएगा, पार्लियामेंट ही करता है, याद रखना। तो आंसर आता है 1 to 4 करेक्ट पूछ रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा? कहां है 1 to 4? ये है। ओके, इसको हम क्या किनारे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो इसको यहां कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या भाई? 1 to 4। ठीक है, समझ गए आप? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपॉइंटमेंट। फिर गवर्नर अपॉइंट कैसे होता है भाई? गवर्नर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, क्या कोई उसका ग्राउंड्स या फिर कोई प्रोसीजर कुछ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं मेंशन्ड है, घूमना नहीं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा अगर आ जाएगा। ठीक है, तो ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ग्राउंड मेंशन करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर उसके लिए। ठीक है, ना ही कोई क्या नाम है कोई प्रोसेस करता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जब अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट तो उसके लिए कलीजियम होता है ना, सबके प्रोसेस मेंशन है। हालांकि कलीजियम मेंशन नहीं है, लेक्चर 9 में पूरा समझा रखा है, जाके देखो। यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक, केवल यही मेंशन है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरियाज हैं, एक कि वो सिटीजन होना चाहिए और दूसरा क्या है? बहुत इजी सा है, बताओ कमेंट सेक्शन में। लेक्चर को क्या इंटरैक्टिव बनाए रखो। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अ सिटिंग एमएलए और एमपी इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें कंडीशंस जो है ना गवर्नर के ऑफिस में, उसमें दे रखा है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि अगर कोई पर्सन गवर्नर अपॉइंट रहता है और वो एमएलए या एमपी भी है, गवर्नर अपॉइंट हुआ है और एमएलए एमपी है, तो उसको अपना एमएलए या एमपी का ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। मतलब अ सिटिंग एमएलए और एमपी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। और ये सेम क्लॉज लागू होता है कहां? प्रेसिडेंट के लिए भी। ओके, तो इस स्टेटमेंट को घुमा के पूछा गया, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी तभी वो गवर्नर के ऑफिस में एंटर कर पाएगा। The Constitution of India requires that a governor must be not, अच्छा ठीक है, must not be होना चाहिए ना, ये हटा दो, must not be a resident of the state to which he or she is to be appointed। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, तो उसमें भी समझाया था मैंने आपको कि बेटा हमारा जो देश है, हमारी जो व्यवस्था है सरकार की, वो 3-4 चीजों के हिसाब से चलती है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरा, जो हमारी पार्लियामेंट क्या बनाती है, लेजिस्लेटिव लॉज बनाती है, एक्ट्स बनाती है, उसके हिसाब से। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कन्वेंशंस। मतलब कन्वेंशंस क्या है? पूरा समझाया हुआ है कि जो कई तरीके से प्रथाएं चली आ रही हैं, प्रथाएं ये कल्चरल प्रथाएं नहीं, जो पार्लियामेंट्री प्रथाएं या फिर सरकार के रिलेशन जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, जो कन्वेंशन चले आ रहे हैं,
वो ओवर द टाइम क्या हो जाते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं, और उनको भी क्या माना जाता है, हमारे एक तरीके से जो रूटीन अपॉइंटमेंट्स हैं, रिमूवल्स हैं, और जितनी प्रोसेस है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, उसका एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। कन्वेंशंस को ब्रेक करना, वहां गए हो ना, बताया था ना, यूके का जो आपका यूके का पार्लियामेंट छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अनरिटन फॉर्म में है, ठीक है, वो अनरिटन फॉर्म में है, वो आज तक कन्वेंशंस पे ही चल रहा है, ठीक है, समझे इस बात को। तो इतने इंपॉर्टेंट होते कन्वेंशंस किसी भी देश की एक कानून व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हालांकि ये एक एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है कि भाई जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, कोशिश करी जाती है कि वो जिस स्टेट में अपॉइंट हो रहा है वो उस स्टेट का रेसिडेंट ना हो, जिससे कि वो लोकल पॉलिटिक्स से क्या हो, फ्री हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, तो क्या कन्वेंशंस तोड़ नहीं सकते हैं? देखो, कन्वेंशंस तोड़ दोगे अगर, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हो ना, आप किसी लॉ के खिलाफ जा रहे हो, आप बस एक जो प्रथा चली आ रही है उसके खिलाफ जा रहे हो। इट इज हेविली क्रिटिसाइज्ड एंड नॉट एडवाइजेबल, येट ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है कई बार, एक लॉज क्या है, वायलेट करा गया है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो भाई लेकिन गलत हो जाता है, ठीक है। तो 1 और 2 केवल करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है, 1 और 2 हो गया। क्लियर, क्लैरिटी है? कोई अगर पेस में कुछ कम धीमे हो रहा हो तो बता देना भाई। ओके, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिमूवल ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर रिमूव कैसे होता है? सर, अपॉइंटमेंट का तो कोई भी ग्राउंड या प्रोसेस नहीं दिया है, रिमूवल का तो पक्का दिया होगा, नहीं दिया है, ठीक है। गवर्नर सर्व्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है गवर्नर के रिमूवल का, ठीक है। इट इज एब्सोल्युटली ऑन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के विश जब मैं बोलता हूं तो पहले ही बताया है, इट इज ऑन द विश ऑफ, या फिर वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसकी विश है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव द गवर्नर व्हेन द पार्लियामेंट पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, ठीक है। कोई भी पार्लियामेंट का हस्तक्षेप है ही नहीं, ठीक। प्रेसिडेंट चाहे आज अपॉइंट करे, कल रिमूव कर दे, बिल्कुल कर सकता है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर। सुन के हैरानी हो रही होगी, बट जिसने पढ़ा है उनको पता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेटा? तो आपके 2 करेक्ट हो रहे हैं ना, तो ओनली 2। समझ गए इस बात को? क्लैरिटी है पूरी? आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है, चलिए। विद रेफरेंस टू द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द गवर्नर, जो हमने प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ी थी जब आर्टिकल 14-15 की बात होती है, और उसके अलावा और भी कई तरीके की सिविल प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पढ़ी थी ना। अब देखो गवर्नर से कंपेयर करना उसको। द गवर्नर एंजॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मतलब गवर्नर रहते रहते, ऑफिस में रहते रहते जो भी एक्ट्स परफॉर्म कर रहा है उसके लिए वो लीगली लायबल नहीं है, मॉरली तो बिल्कुल हो सकता है ना। अब तो मॉरल तो कितना ऑब्लिगेशन गवर्नर का बढ़ गया है रिसेंट टाइम्स, आपको दिख ही रहा होगा न्यूज में, अगर आप अच्छा न्यूज फॉलो करते हो तो। व्हेन यू टेक द केस ऑफ महाराष्ट्र, व्हेन यू टेक द केस ऑफ कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, आपको पता ही है कितना क्या चलता है। किसी को भी अपने जो फेवरेबल पार्टीज होती हैं उनको क्या कर देते हैं, हंग असेंबली के टाइम पे किसी को भी सीएम बना के मेजोरिटी प्रूव करने कहते हैं। चाहे ये बात कर लो, चाहे बात कर लो प्रेसिडेंट रूल की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, चाहे दिल्ली में जो टकराव चल रहा था, अब तो नहीं चलेगा बिकॉज अब तो सेम यूनियन और उसकी सरकार हो गई है। जो टकराव चल रहा था बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, ठीक है, ठीक। बट जो एक्ट फॉर्म कर रहा है उसकी लीगल लायबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। मतलब ही कैन नॉट बी सूड इन हाई कोर्ट, ओके, या फिर सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट मैटर। द गवर्नर कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर पर्सनल एक्ट्स। अब ये स्टेटमेंट में थोड़ा घूम सकते हो कि सर पर्सनल एक्ट्स, कोई अगर गवर्नर के ऑफिसर है ऐसा कोई एक्ट करता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार से या फिर स्टेट मशीनरी से लेना देना नहीं है, पर्सनली उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो सर उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, नहीं चलाई जा सकती। यही तो खूबसूरती कह लो या विडंबना क्या कह लो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई ही नहीं जा सकती हैं until and unless he or she is the governor। गवर्नर कल को वो नहीं है, फिर चाहे जो चलाना है चलाओ,
ठीक है, ठीक, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल, बिल्कुल ठीक है, पर्सनल एक्ट्स के लिए भी नहीं। सिविल प्रोसीडिंग्स का क्या केस है भाई? सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवर्नर, कैन बी इनिशिएटेड, यस, बट व्हाट इज द क्लॉज कि आपको 2 मंथ्स का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सिविल मैटर्स में गवर्नर के पर्सनल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, पर्सनल एक्ट्स की, आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हो? प्रोसीडिंग्स चला सकते हो। तो ये भी ठीक हो गया। आप पूछ रहा है करेक्ट कोड होगा क्या भाई? 1, 2 एंड 3। क्लियर है? पूरी क्लैरिटी है? कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो रीच आउट करे भाई, कमेंट करते रहा करो। कमेंट नहीं करोगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। ठीक है, हाँ चलो। Consider the following statements. A governor can continue to hold office beyond their 5-year term until the successor assumes charge to ensure that there is no vacancy in the position. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ठीक है, गवर्नर कंटिन्यू कर सकता है ऑफिस बियॉन्ड देयर 5 टर्म। अच्छा, मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो भी आप थिंक टैंक यूपीएससी पढ़ के जाते हो ना, एक बार आप क्या करो, जरूर से, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी के पीवाईक्यूज देखना। हर बड़ी कोचिंग का आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यू का मैंने ही देखा है, आपको नेक्स्ट आईएएस और सभी जितनी भी कोचिंग है सबका आपको कंपाइलेशन पीवाईक्यूज का लास्ट 10 इयर्स का 15 इयर्स का बड़ी आसानी से मिल जाएगा। डाउनलोड करना, फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड करना और जरा एक बार देखना कि जो यहां पढ़ भी रहे हो अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है या फिर सर जो यहां पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो भी पा रहे हैं पीवाईक्यूज, बिल्कुल देखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दिस प्रोविजन एग्जिस्ट, अच्छा इसके बारे में बता रहा है, टू प्रिवेंट द सिचुएशन वेयर अ स्टेट इज लेफ्ट विदाउट अ गवर्नर एंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस एंड अवॉइडिंग एंड इंटरिंग। अब देखो क्या पूछ रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब मैं टाइम मत वेस्ट करो, आपको तो आंसर यही मिल गया ना। हाँ भाई, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्यों होल्ड करता है 5 ईयर टर्म के बियॉन्ड ऑफिस? क्योंकि देयर इज कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, इट इंश्योर्स व्हाट? कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस की, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हेड होता है ना स्टेट गवर्नमेंट का, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट है ना, टाइटल हेड, टाइटुलियर हेड इसे बोलते हैं ना, नॉमिनल हेड, ठीक, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनियन और गवर्नर होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, समझ गए? डी फैक्टो डी ज्योर बताया था, क्या गवर्नर होंगे, डी फैक्टो होंगे कि डी ज्योर होंगे, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नर whose term has expired may be reappointed but not in the same state। अब इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है, रीअपॉइंटेड, बिल्कुल रीअपॉइंट हो सकते हैं, इवन इन द सेम स्टेट, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक, चाहे सेम स्टेट में करो चाहे कहीं भी करो। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कह रहा है नॉट, ठीक, बिल्कुल हो सकते हैं। The President of India has the authority to make provisions as deemed necessary for the discharge of the functions of the governor in any contingency not provided for in the Constitution। पहले तो माफ करना, पहले तो इसका मतलब ही समझ लो क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन निकल आती है जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ठीक है, वैसे तो गवर्नर के जो ज्यादातर फंक्शंस एंड ड्यूटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। बट अगर मान लीजिए ऐसी कोई भी कंटिजेंसी निकल आती है, सिचुएशन निकल आती है जहां पे गवर्नर की वो फंक्शन जिसके बारे में बात हो रही है, जो निकल के आ गई है सिचुएशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो क्या होगा? तो कौन बना सकता है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अथॉरिटी? किसके पास है? प्रेसिडेंट के ही पास है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखो, द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर। ठीक, गवर्नर को भाई कौन ट्रांसफर करेगा? क्या प्रेसिडेंट ही ट्रांसफर करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। एक आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, हालांकि इस पे आप रिलाय मत करिएगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अंडरस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि अगर कल को फिर पढ़ोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी। पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। गवर्नर के केस में ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं उसको अथॉरिटी देने के, उसको रिमूव करने के, अपॉइंट करने के, ट्रांसफर करने के, पावर्स बढ़ाने के, जो भी आप देखोगे ज्यादातर 99.99%, बिकॉज मैं पॉइंट कुछ परसेंट छोड़ रहा हूं जस्ट फॉर सेफ साइड, वो प्रेसिडेंट से ही आते हैं, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। ओके, समझ गए इस बात की? अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ यहां से। तो कितने ठीक हो जाएंगे बेटा? करेक्ट ओनली 2 है ना,
क्योंकि पहला तो गलत है। ओके, चलो आगे बढ़ो। Consider the following statement regarding the executive powers and functions of the governor. The governor has the authority to issue rules for the convenient transaction of government business and the allocation of responsibilities among ministers. Same आपने प्रेसिडेंट में पढ़ा था ना यूएन का टेक्स्ट में, बिल्कुल ठीक है। The governor appoints chief minister and other ministers who hold office during his or her pleasure. अब तो इतनी बात तो सर बिल्कुल ठीक है, ये हमें पता है। क्या उनके प्लेजर पे सर्व करते हैं ऑफिस ये लोग? हाँ, उनके प्लेजर पे ही सर्व करते हैं। अब वो कंडीशंस अलग हैं कि प्लेजर का मतलब ये नहीं कि गवर्नर ने कभी भी हटा सकता है, ठीक है। गवर्नर ने कब हटा सकता है? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय चीफ मिनिस्टर लूजेस देयर कॉन्फिडेंस या लूजेस इट्स कॉन्फिडेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी हटा सकता है, ठीक है। बट द टेक्निकल टर्म, द लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस ओनली। ओके, समझ गए आप? कभी ये मत करना बेटा, कभी ये मत करना कि लैंग्वेज घूम अंडरस्टैंडिंग पे घूम के, माफ करना, अंडरस्टैंडिंग पे जाके लैंग्वेज पे मत घूम जाना, ठीक है। लैंग्वेज पे मत घूम जाना, ठीक। ओके, तो गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल ठीक है। बट देयर रिमूवल कैन ओनली बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ ये सही है कि नहीं? इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग ले लो। देखो, आप इस बात का ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूं एक, कि किसी भी ऑफिसर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी है, उस पर जो आपको अपॉइंट करता है ना, हमेशा आपको रिमूव करने के लिए उस पद से आपको एक सीनियर चाहिए होता है, उससे हायर पोजीशन पे चाहिए होता है। याद रखना इस बात को, अंडरस्टैंडिंग को लेके जाओ। क्यों एक आईएएस ऑफिसर को कोई गवर्नर नहीं रिमूव कर पाता है? क्योंकि उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया सर्विस है ना आईएएस ऑफिसर, ठीक, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो कभी आप देखोगे, आपने न्यूज में भी देखा होगा ना, कि इतने बड़े से बड़ा ही नेता क्यों ना हो, वो आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर कर पाता है। बोलते हैं ना सरकारी दामाद होता है, ये बिल्कुल होता है। आप हद से हद क्या कर पाओगे? सस्पेंड करा दोगे, आप उन्हें ट्रांसफर दे दोगे, आप उनको आईएएस से उनका पद छीन नहीं सकते, उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दैट अल्टीमेट अथॉरिटी is vested only in the President of India. When we say President of India, we obviously mean the Council of Ministers headed by Prime Minister, but वो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ गए आप? ठीक, इस बात को लेके जाना, जो भी अपॉइंट करता है उससे बड़ा ही क्या करता है? रिमूव करता है, हायर पद वाला। इस अंडरस्टैंडिंग को लेके जाओगे, फिर वही बात है, हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा इससे, बट एक आपको चीज समझ में आ जाएगी, which makes this statement absolutely correct and bang on. चेयरमैन एंड मेंबर्स दोनों अपॉइंट करता है गवर्नर ही, लेकिन रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो 1 2 3 हो गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव, एक और देखो एग्जीक्यूटिव पावर पे, इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब he she can recommend the imposition of constitutional emergency in a state to the president. सर ये कौन सी इमरजेंसी है? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन ही सुना है हमने। बेटा जाके देखो, इमरजेंसी का लेक्चर नहीं देखा है, जाके देखो। 356 में जो इमरजेंसी है ना, प्रेसिडेंट्स रूल, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं ऑफिशियली, टेक्निकली, ठीक है। प्रेसिडेंट्स रूल तो हम लेमैन लैंग्वेज में बोलने लगे, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर आ जाती है, ठीक। तो ये तो ठीक है भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। He she appoints the state election commissioner and determines his or her conditions of service and tenure of service. रुक जाओ, ठीक। अब कहोगे सर अभी आपने कहा कि रिमूवल कौन करता है? हायर अथॉरिटी करती, पर यहां तो रिमूवल की बात हो ही नहीं रही है। His or her conditions, ठीक। अब मुझे बताओ द कमेंट में, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस क्या हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में था? और अगर नहीं था तो कौन से अमेंडमेंट लाया गया है, कौन से पार्ट में लाया गया और कौन से आर्टिकल में लाया गया? ठीक है, बताइए। ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, यही अपॉइंट करता है और यही कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर क्या करता है? डिसाइड करता है। ही शी अपॉइंट्स द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। अब अगर रनिंग आई से पढ़ लोगे ना तो गलत कर दोगे, ध्यान से पढ़ो। अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, अरे गवर्नर तो खुद चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं सबका चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है। वाइस चांसलर गवर्नर अपॉइंट करता है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होता है गलत और नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा बेटा सी। क्या आंसर होगा? सी। ओके ओके, चलिए डी पढ़ लो एक बार। ही शी कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, स्टेट अफेयर्स जो भी है, जो भी चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से गवर्नमेंट सीक कर सकता है। अब आ जाओ आगे। Consider the statements with reference to legislative powers. The governor has the power to summon, prorogue and dissolve the state legislative assembly. अब मैं आपको यहां पे समन का, प्रोरोग का और डिसॉल्व का मतलब नहीं बताऊंगा। डिफरेंस क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत ही डिटेल में आपको, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहा था, जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, दोनों में बहुत डिटेल में आपको ये समझाया हुआ है, ठीक है। वेरी फंडामेंटली इनका डिफरेंस बता रखा है और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो जरूर देख लो, पूरी सीरीज देखो, पॉलिटी एकदम टिप्स पे हो जाएगी। जिसको कठिन लगती है पॉलिटी, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ओके, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए, in case of a vacancy in the office of both the speaker and deputy speaker, the governor can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings. जरा पार्लियामेंट में जाओ, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होता है तो कौन हेड करता है बताना, यही फर्क है। तभी कहते हैं कंपैरेटिव पढ़ो। क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जब पार्लियामेंट का, या फिर लोकसभा की बात करो, केवल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वहां पे एनी मेंबर, बताना। यहां गवर्नर तो करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। The governor nominates 1/6 of the members of the state legislative assembly from the fields such as literature, science and social service. Literature, science and social service नहीं, एग्जैक्टली कुछ फील्ड मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 217 में ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 217 में ही है, ठीक है। इसके अलावा 2 फील्ड्स और हैं, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कौन सी हैं। ये टेक्निकलिटीज आपको छोटी छोटी बातें याद करके जानी, क्योंकि अब इतने क्वेश्चंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना, अब यूपीएससी ये सब ढूंढता है, ठीक है, ठीक। लेकिन गलती कर दी क्या यहां पे, असेंबली नहीं बेटा, काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जिस भी स्टेट में है, वहां पे 1/6 मेंबर कौन करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा। और एक और बात बताऊं मजेदार, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है लैंग्वेज कि आर्टिकल 217 में लैंग्वेज नहीं लिखी गवर्नमेंट 1/6 नॉमिनेट करेगा, ये नहीं लिखा है। वहां पहले बता दिया है पूरा लैंग्वेज क्या है। वहां लैंग्वेज ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन होगी ऐसी, ठीक, मेंशन्ड है कैसी होगी, लेकिन वहां पे ये भी लिखा है अनटिल एंड अनलेस द पार्लियामेंट स्टेट्स बाय एनी लॉ। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, अगर पार्लियामेंट चाहता है कोई और कंपोजिशन बनाना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो बाय लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। जब तक पार्लियामेंट नहीं बना रहा है तब तक ये है, ठीक। उसमें दिया है 1/12 मेंबर यहां से आएंगे, 1/6 मेंबर यहां से आएंगे, 1/3 यहां से आएंगे, और फिर एंड में लिखा है क्लॉज ई में कि जो मेंबर्स बच जाते हैं इनके अलावा वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा। इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो अब वो हमने जब कैलकुलेट करा तो वो आता है 1/6। ओके, समझ गए आप, ठीक। बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, सॉरी, रॉन्ग हो गया ना। ओके, 1 करेक्ट है। पूछ रहा है भाई करेक्ट क्या है, आंसर हो गया ए आपका। आई होप सब ठीक चल रहा है, लेक्चर में मजा आ रहा है ना। लाइव क्लासेस स्टार्ट करनी है भाई, कई लोग बोल चुके हैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। एक डाउट लेक्चर रख लेंगे, डाउट लेक्चर नहीं, डाउट क्लियरिंग लेक्चर रख लेंगे। बताइएगा कब रखना है, ठीक है। लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लिया, 10 लेक्चर इससे कवर कर लिए हैं, 2 हमने इकोनॉमिक कवर कर लिए हैं, पॉलिटी इकोनॉमी की एक कंबाइंड डाउट क्लियरिंग क्लास रख लेते हैं। बताइएगा संडे रख लें, बताना जरा कमेंट सेक्शन में कब रखनी है। ओके, गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड्स, अभी बताया, अभी हमने देखा। सच प्रोविजन enables people from political या फिर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड एक्सपर्ट नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आप खुद बताओ, ये तो कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो कि क्या, आप अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ, क्या आम आदमी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, क्या आज आम आदमी जिला पंचायत, जिला परिषद और पंचायत के भी चुनाव लड़ सकता है? या फिर आप बहुत बड़ी बात मत करो, पार्षदी के चुनाव भी लड़ सकता है लोअर मिडिल क्लास आदमी? बिल्कुल नहीं लड़ सकता है, ठीक है। लाखों करोड़ों रुपया लगता है चुनाव लड़ने में,
ठीक, तो क्या करा गया ऐसे, तो फिर क्या आएगा भाई, कभी जो आपके पढ़ने लिखने वाले जो एक्सपर्ट्स नॉलेज वाले लोग हैं, जो कभी इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहते, उन्होंने अपना जीवन पढ़ने लिखने में ही बिताया है, वो कभी आ ही नहीं पाएंगे पॉलिटिक्स में। उनकी जो एक्सपर्ट इनसाइट्स है, एक्सपर्ट नॉलेज है, वो कभी आ ही नहीं पाएगी। क्यों? बिकॉज वो आदमी पॉलिटिक्स करेगा, जब इंसान 20 साल पॉलिटिक्स करता है तब जाके विधायक बन पाता है वो, और बहुत ही इक्का दुक्का, तो वो कहां से टाइम लाएगा, और जो उनकी नॉलेज है वो हम उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये क्लॉज जोड़ा गया। ठीक है, समझ गए आप? राज्यसभा में देखते हो ना, कितने राज्यसभा सांसद नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, बताओ? सचिन तेंदुलकर याद आते हैं, रंजन गोगोई याद आते हैं, जया बच्चन याद आती हैं, वही है सब। तो ये ए हो गया आंसर। कितने करते हैं बताना, ठीक है? ठीक भाई, चलें आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब आई ना बात, हाँ, the governor can promulgate ordinance only when the state legislature is not in session, and such ordinances must be approved by legislature within 6 weeks of its reassembly। जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, है ना, तो उसमें पढ़ाया था मैंने आपको कि क्या मैक्सिमम लाइफ हो सकती है किसी ऑर्डिनेंस की, मैक्सिमम लाइफ। ठीक, अगर हम देखें टेक्निकली, दोबारा समझ लो ये चीज, कि स्टेट लेजिस्लेचर के रीअसेंबल होने से 6 हफ्ता। ठीक, तो कहोगे सर मैक्सिमम लाइफ 6 वीक्स हो सकती है। नहीं, 6 वीक तो एक चीज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता है कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली दोनों कितनी बार या कितने दिन साल में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस एक चीज कहता है कि द गैप बिटवीन 2 सिटिंग्स कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ठीक, तो अगर बिल्कुल ही कामचोरी पे आ जाए, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ही मिल ना पाए लेजिस्लेचर्स स्टेट क्या यूनियन के, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें मैक्सिमम 6 महीने के बाद फिर मिलना ही पड़ेगा। ठीक, मान लो आज मिले, 6 महीना ना मिले, फिर मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने मान लो लास्ट दिन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया गवर्नर ने कोई, ठीक, तो इसकी मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है? वो 6 महीने चलेगा जब तक वो नहीं मिल रहा है, 6 महीने के बाद तो फिर असेंबली को मिलना ही पड़ेगा, फिर वहां से 6 हफ्ता ये हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 6 वीक्स पर उसके आगे क्या जुड़ जाता है, +6 मंथ। दिस कैन बी द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस। इस बात को समझ लो, चाहे वो प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, समझ गए आप? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपना स्टेटमेंट दे दूंगा मैक्सिमम लाइफ इज 6 वीक्स, गलत हो जाएगा। 6 वीक्स +6 मंथ्स। The governor has the power to withdraw an ordinance at any time before it is approved or lapses। ठीक, बिल्कुल ठीक है, कभी भी कर सकता है ना? इन द डीसी वाधवा केस, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं। डीसी वाधवा केस, शंकरी प्रसाद केस, कूपर केस, ये सब एकदम आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर स्टडीइंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। की बात का याद रखिएगा। ठीक है, देखो डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। Supreme Court ruled that the successive promulgation of ordinances without presenting them before the legislature is unconstitutional and a violation of the constitution। कौन सा स्टेट था भाई? जो विद्वान बच्चा होगा बता देगा, जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है वो बता देगा कौन सा स्टेट था। कौन सा स्टेट था जिसकी वजह से केस हुआ था? एक स्टेट था, वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे कि करीब करीब 10-11 साल तक क्या करते थे, ऑर्डिनेंस लाते थे, स्टेट असेंबली रीअसेंबल होती थी, 6 हफ्ते तक चलता था, फिर ऑर्डिनेंस पास कर दिया, फिर वो 6 हफ्ते तक चला, फिर मतलब ये चीज करते करते उन्होंने किसी एक ऑर्डिनेंस जिस सब्जेक्ट पे पास कर रहे थे उसमें 10 साल निकाल दिए। ठीक है, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर is an extraordinary power and it has to be used in extraordinary situations, जब बहुत जरूरत पड़े। तो ऐसे रीप्रमोलगेशन करना बार बार, कौन सा स्टेट था बताना, क्या हो जाएगा भाई? व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल बोला। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। 1 2 3 क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ गए आप? पूरा डिटेल में बता दिया है। ओके, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा यार, चलो अच्छा हुआ आ गया। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की भाई किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? 213 में मेंशन्ड है, बिल्कुल। प्रेसिडेंट का किस में मेंशन्ड है बताना, बताया हुआ है, कमेंट करते रहा करो।
वीटो पावर ऑफ द गवर्नर किसने मेंशन्ड है? 200 में, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर, बताइए भाई किसमें मेंशन्ड है? 171 में। बताइए क्या बोलता है? अभी बताया था ना भाई, 1/6, ठीक है, 171, ठीक, 200 वीटो, 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग। स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे प्रेसिडेंट ने पढ़ा था ना, प्रेसिडेंट ने पढ़ा था, एक सेकेंड, अच्छा 171 है। अब चलो जरा वापस, समय आ गया है जरा वापस जाने का। कहां पे थी बात, कहां पे थी? हाँ 217 मैंने बोल दिया था ना, 217 नहीं भाई, उसी ये 171 है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। चलो वापस, कहां थे हम? क्वेश्चन नंबर 12 पे, हाँ ठीक है। तो क्या भाई 1/6 मेंबर कौन करेगा? नॉमिनेट गवर्नर, ये बात हुई थी। स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली 176, क्या है इसमें? इसमें है जैसे प्रेसिडेंट केस में था ना, जब पहली असेंबली होगी आफ्टर जनरल इलेक्शंस तब, और हर साल की पहली असेंबली को प्रेसिडेंट एक स्पेशल एड्रेस देगा, किसके सामने? लोकसभा और राज्यसभा के सामने। सेम इन द केस ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, समझ गए आप इस बात को? तो ये क्या है, सभी ठीक है भाई, ऑल 4 आर ओके, ओके। चलो आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल ठीक है, एज इट इज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, सेम इज द केस ऑफ मनी बिल्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके। इसका फिर प्रोसीजर भी सेम रहता है, ठीक है। अगर मनी बिल गवर्नर के पास जा रहा है तो ही कैन गिव हिज एसेंट और ही कैन रिजेक्ट, ही कैन नॉट सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट का याद है वीटो पावर, कौन सा? आर्टिकल 200 गवर्नर की, ठीक है भाई, सेम वही है कि वो, अच्छा एक चीज आ गई इंपॉर्टेंट निकल के, हाँ समझो, ठीक। वीटो पावर गवर्नर में एक चीज इंटरेस्टिंग है। क्या चीज इंटरेस्टिंग है? कि भाई सेम जितना प्रेसिडेंट का था वो तो सेम है, कि वो एसेंट दे भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। अगर रिकंसिडर करके स्टेट असेंबली ने वापस दिया तो गवर्नर को उसको पास करना पड़ेगा। इतनी बात तो सेम है, ठीक। एक मनी बिल वाली बात भी सेम है कि मनी बिल को वो रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकता, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब एक चीज आती है जो गवर्नर के पास पावर है, वो है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, भाई लिख जाओ, हाँ, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल, जब मैं बोल रहा हूं कोई भी बिल, आई मीन कोई भी बिल, क्या कर सकता है? यहां पे चलता है गवर्नर का डिस्क्रिशन। अभी देखेंगे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं, ठीक। गवर्नर डिस्क्रिशन अपने मत के ऊपर है उसके, जो प्रेसिडेंट के लिए कोई भी बिल क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है या फिर भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास कि जरा आप देखिए इस बिल को, ठीक। जब मैं कह रहा हूं कोई भी बिल, तो उसमें एक क्लॉज जुड़ा हुआ है, ठीक। भेजना ना भेजना गवर्नर की मर्जी है, बट एक ऐसा क्लॉज है जहां पे गवर्नर की मर्जी नहीं है, उसको भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी लॉ जो स्टेट असेंबली से पास हो रहा है दैट एंडेंजर्स, या फिर वो कह लूं मैं स्टेट हाई कोर्ट जो होते हैं ना, उनके पावर्स के साथ कोई भी खतरा करता है या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करता है, तो उसको भेजना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास। समझ गए इस बात को? ठीक है, ओके, डन। अच्छा, और कुछ तो नहीं बताने लायक है इसमें? फिलहाल तो नहीं, ठीक है, समझ गए आप इस बात को? उसको भेजना ही पड़ेगा। हाँ, प्रेसिडेंट के पास जब वो बिल आएगा तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकता है। लेकिन यहां पे एक कैच है, जब स्टेट असेंबली वो बिल रिकंसिडर करके वापस भेजेगी ना, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, याद रखना, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट या टू पास दैट, ठीक है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के केस में नहीं होता है, प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है, ठीक। एक और सवाल उठ के आता है, क्या उठ के आता है कि जब एक बार गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए या फिर कंसिडरेशन के लिए, तो फिर गवर्नर का रोल क्या रह जाता है? गवर्नर का रोल कोई नहीं रह जाता है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर की सीधी बातचीत है ना, बड़ी बातचीत सीधा प्रेसिडेंट के साथ ही होती है, ठीक है। फिर गवर्नर का रोल बीच से खत्म हो जाता है। इतनी पूरी बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 200, ठीक है।
साफ कर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, द गवर्नर अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो कैच क्या है, कैच है स्टेट गवर्नमेंट, कैच है स्टेट गवर्नमेंट। बेटा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच डिवोल्यूशन ऑफ फंड कैसे होगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, कि कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, उसके ग्राउंड्स क्या होंगे, ये सब रिकमेंड कौन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं करती है। ठीक है, ये कौन सी करती है, फाइनेंस कमीशन जो हमारे यूनियन के लिए, दैट इज वन। तो फिर फाइनेंस कमीशन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो क्या करती है भाई, वो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए ये काम करती है। ठीक है, 73rd 74th अमेंडमेंट पढ़ा था ना, ठीक है, नहीं पढ़ा था तो हम पढ़ाएंगे बेशक। ठीक, याद रखना इस चीज को, ये ठीक है। अच्छा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, गलत हो गया, यहां तक बात बिल्कुल ठीक थी, ये गलत कर दी बात। ठीक, तो ये गलत हो गया। द गवर्नर हैज द डिस्क्रिशनरी पावर टू रिजेक्ट अ मनी बिल इवन इफ इट हैज बीन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल ठीक है, रिजेक्ट कर सकता है या पास करवा सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। करेक्ट पूछ रहा है भाई, 1 and 3 हो गया, सी हो गया। ओके, आगे बढ़े। Which one of the following is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. गलत हो गया ये तो कर ही सकता है। 7th Constitutional Amendment. The judges of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of Supreme Court by the president. नहीं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है दोनों को। ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के। नो प्रोसीजर हैज बीन laid down in the constitution for the removal of governor from his or her post. यही करेक्ट है, पहले ही बता दिया था, सी करेक्ट है। ओके, डी देख लेते हैं। In the case of a UT having a legislative setup like Delhi, Puducherry and Jammu Kashmir, the chief minister is appointed by the lieutenant governor. बिल्कुल भी नहीं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, याद रखना। ठीक है, केजरीवाल जी को किसने अपॉइंट करा था, प्रेसिडेंट ने। रेखा गुप्ता जी को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the comparison of powers of president and governor. देखो, the discretionary powers of the governor are much wider than those of the president. जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब चीख चीख के बताया था कि प्रेसिडेंट के पास अगर आप इफेक्टिवली देखो, इक्का दुक्का छोड़ के, जैसे कि हंग असेंबली केस में, वहां पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है ही नहीं कोई। ठीक है, जो भी थी वो 42nd अमेंडमेंट ने ले ली, वापस के ले ली, छीन ली। ठीक, बट व्हेन वी सी द केस ऑफ गवर्नर तो डिस्क्रिशनरी पावर्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन्ड है, जैसे कि टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स है। जो बिल रिजर्व करना है, अभी देखा था ना प्रेसिडेंट के लिए, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। एग्जाम्पल हो गए। ठीक, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया आपने। अब कुछ कुछ प्रेसिडेंट के जैसे गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन भी है। कैसे, जैसे अगर हंग असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। अगर किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है किसी एक को, जिसको भी वो चाहे। हालांकि करते हमेशा उसी को जो पार्टी विद हाईएस्ट सीट्स रहती है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर उसे अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है। अगर कर देता है तो बने रहो सीएम, वरना रिजाइन करो, अगला ऑप्शन देखा जाएगा। ठीक, यही एग्जाम्पल है। तो वाइडर है, बिल्कुल वाइडर है, बिल्कुल ठीक है। द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस। अब आई जरा बात, अब देखो क्या हुआ भाई। आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस जो थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसके हिसाब से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट को उनके हिसाब से एक्ट करना ही पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही विचित्र बात कहता है, जो गवर्नर को सुप्रीम पावरफुल बना देता है। ठीक, ये बोलता तो है दैट गवर्नर हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल बोलता है ये। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलता है कि इसके साथ एक क्लॉज बोलता है कि जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का, है ना, जो भी डिस्क्रिशन है गवर्नर का, जिसे वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करता है, व्हाट इज डिस्क्रिशन। अब वो डिस्क्रिशन है क्या। ठीक है, मतलब गवर्नर इस सिचुएशन पे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है,
कौन बताएगा? गवर्नर उस सिचुएशन पे पावर इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है? गवर्नर जो ये कर रहा है डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर आता है कि नहीं आता है? कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएगा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, या पार्लियामेंट बताएगा, या सुप्रीम कोर्ट बताएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरप्राइजिंगली ये बोलता है कि गवर्नर स्वयं बताएगा। ठीक है, यही बोलता है। क्या बोलता है कि वेदर एनी एक्ट और पावर और फंक्शन लाइज इन द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर और नॉट, इस संदर्भ में जो गवर्नर का फैसला होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, अब आप जरा देखो, एक ये क्लॉज और एक ये क्लॉज एड एंड एडवाइस से क्लैश हो गया, दोनों में क्लैश हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दैट इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस। ठीक, अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई, और 42nd अमेंडमेंट ने जो बोला वो भी आपको बता दिया मैंने। प्रेसिडेंट को तो बाउंड करा लेकिन गवर्नर को बाउंड नहीं करा। ठीक है, और एक बात सुन लो, फेमस केस होता है शमशेर सिंह केस। क्या होता है बेटा? शमशेर सिंह केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि गवर्नर को हद से हद ज्यादा क्या करना चाहिए? गवर्नर को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो हमारे जनमत से चुनी सरकार है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी एड एंड एडवाइस पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, बट दैट इज अ डायरेक्टिव, दैट इज नॉट व्हाट इट इज रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको माना जाता है, नहीं माना जाता है, बहुत आप देखते हो कितना बवाल चलता रहता है, कितना टसल चलता रहता है गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, जहां पे यूनियन पार्टी और यूनियन गवर्नमेंट की जो सरकार है, वो पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार की जो पार्टी वो सेम रहती है, वहां पे हाल तो ठीक रहता है। जहां पे अलग अलग रहता है वहां बहुत बुरा हाल रहता है। दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, है ना। तो बिल्कुल ठीक है भाई, क्या करेक्ट है? करेक्ट हो जाता है, इज नॉट बाउंड लिखा है ना, बोथ। ठीक है, समझ गए आप। चलिए भाई, with reference to the pardoning powers of the president and the governor, consider the following statements. ठीक है, both the president and the governor have the power to grant pardons, reprieve, respite, remission. ये सारे टर्म्स का एक एक क्या मतलब होता है ये मैंने प्रेसिडेंट में समझाया था आपको, बहुत ही एग्जांपल के साथ बेहतरीन तरीके से, वो देख लो अगर नहीं आता है तो। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन केसेस ऑफ कोर्ट मार्शल वेयरएज द गवर्नर कैन नॉट। बिल्कुल ठीक है, अगर कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट से किसी को सजा मिली है तो उस संदर्भ में प्रेसिडेंट तो पार्डन कर सकता है। पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट की इंटैक्ट रहती है, पार्डन भी कर सकता है, रेस्पाइट भी कर सकता है, रेप्राइव भी कर सकता है, गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता है। इन विद रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट मार्शल एंड ऑर्डर्स बाय मिलिट्री कोर्ट, गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कहां से? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, पढ़ा था, वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ठीक है, द गवर्नर्स पावर ऑफ पार्डन एक्सटेंड टू ऑल ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लॉज इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। देखो, जैसे प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू यूनियन लॉज पार्डन, रेस्पाइट, रिप्राइव करता है, ऐसे गवर्नर स्टेट लॉज के रिस्पेक्ट में करता है। लेकिन डेथ सेंटेंस, ठीक, अगर डेथ सेंटेंस है किसी को, स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, ठीक, तो गवर्नर क्या कर सकता है? पार्डन नहीं कर सकता है। याद रखना, पार्डन का मतलब कंप्लीटली फ्री कर देना, पढ़ा था, वो नहीं कर सकता है। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की इकलौती पावर हमारे देश में किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, चाहे वो स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग दी गई सजा हो या फिर यूनियन लॉज के अकॉर्डिंग। समझ गए आप? ठीक, आप बोलोगे सर क्या डेथ सेंटेंस के रिलेशन में गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, रेप्राइव करो, रेस्पाइट करो, रेमिट करो, कम्यूट करो, बट आप पार्डन नहीं कर सकते हो। समझ गए इस बात को? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, क्या होगा करेक्ट? 1 और 2 होगा। ओके, क्लैरिटी आ रही है? आनी ही चाहिए, बिना क्लैरिटी के तो बात ही नहीं बनेगी। अब देखो फटाफट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, कौन सा आर्टिकल बोलता है? 163 बोलता है। क्या यह सही है? एब्सोल्युटली ठीक है। ठीक, अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या गवर्नर के, जब हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्रिशनरी पावर, तो उसे बताया था गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163 में दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिशनरी पावर वाला मैंने आपको बताया क्लॉज, वो भी इसी आर्टिकल में ही दिया हुआ है। ठीक है,
कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है गवर्नर की, ये कौन तय करेगा, गवर्नर ही तय करेगा। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, आर चला गया 164, बिल्कुल ठीक है। ठीक, चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। ठीक है, जब मेजॉरिटी है किसी पार्टी के पास तब तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू अपॉइंट द पर्सन, द लीडर ऑफ द, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं। ठीक है, जो होता है। ठीक, हंग असेंबली केस में क्या करता है वो भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, जो अदर मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो कैसे अपॉइंट होंगे, गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर of the state all decisions relating to the administration of the affairs of state। आर्टिकल 167 कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीड नो एक्सप्लेनेशन। ओके, क्या भाई करेक्टली मैं पूछ रहा है, तीनों ही ठीक है, ओनली 3 नहीं, ऑल 3 होना चाहिए यहां पे ना, ऑल 3। ओके, ऑल 3 आर करेक्ट। With reference to the appointment of chief minister, consider the following statements. The Constitution of India does not specify a detailed procedure for the selection and appointment of chief minister। मैं कहता हूं ये बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे कि सर अभी आपने कहा कि गवर्नर के अपने पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो किसको अपॉइंट कर रहा है, चीफ मिनिस्टर अगर हंग असेंबली नहीं है तो। ठीक, वो किसे अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, ये प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन इतना स्ट्रांग है, दिस इज नॉट वायलेटेड। ओके, ठीक है, समझ गए आप। The governor is free to appoint anyone as the chief minister as Article 164 grants discretionary power in this regard। नहीं, अभी बताया मैंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसे अपॉइंट करेगा, the leader of the party which has secured highest seats in the state legislature। okay, ठीक, क्या पूछ रहा भाई, करेक्ट पूछ रहा है तो 1 ओनली हो जाएगा। ओके, चलो with reference to the eligibility criteria for appointment as chief minister, consider the following statements। a person who is not a member of state legislature can be appointed as chief minister। आधे बच्चे ना यहीं पे गलत कर देंगे, पर नहीं, आगे देखो, बट दे मस्ट गेट इलेक्टेड टू ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 6 months। बिल्कुल ठीक है। ओके, किसी को भी बना दो सीएम, वो नहीं है एमएलए, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हो, बस अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्ट होकर सीएम बन जा, विधायक या एमएलए बन जाना है तो ही कैन कंटिन्यू हिज सीट ऑफ सीएम। ठीक है, समझ गए इस बात को। कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। ठीक, The chief minister can be a member of either the legislative assembly or legislative council। बिल्कुल ठीक है। ओके, समझ गए आप, दोनों ही करेक्ट है भाई, सी आंसर हो जाएगा। चलो आगे। With reference to the tenure of chief minister, consider the following statements। The chief minister holds office during the pleasure of the governor। बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन यहां पर भी एक चीज निकल आती है, प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कभी भी हटा सकता है। ठीक है, सेम, until and unless he or she has the confidence, या फिर सीधी भाषा में सीधी भाषा में कहूं तो enjoys the majority in state legislature, तब तक ये इसको रिमूव नहीं कर सकता गवर्नर। ठीक है, द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस, वही बात लिखी, कैन नॉट डिसमिस द सीएम एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल ठीक है। द चीफ मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे मस्ट रिजाइन और द गवर्नर कैन डिसमिस देम। तो दे मस्ट रिजाइन, बिल्कुल ठीक है। अब यही होता है, देखते हैं गवर्नर डिसमिस कर देगा, बेइज्जती होगी, इससे पहले क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, जब उनको मालूम चल जाता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस था किसमें बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लूज हो चुका है। ठीक, तो करेक्ट क्या है, 1 2 3। ओके, समझ गए। चलो अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पीएम में पढ़ा था ना कि पीएम, अगर आप पीएम हो और आप अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके साथ अगर मैं बोलूं कि कुछ भी कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी कोई सा पोर्टफोलियो दे सकता है, किसी से कोई का पोर्टफोलियो छीन सकता है, रीशफल कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक, खुद से नहीं करेगा,
क्या बोलेगा, किसको बोलेगा? अगर रिमूव करना है या अपॉइंट करना है तो पीएम किसको बोलता है? प्रेसिडेंट को बोलता है। सीएम किसको बोलता है? गवर्नर को बोलता है। ठीक है, अगर रिमूव करना है और अपॉइंट करना है। अगर रीशफलिंग करनी है तो वो खुद ही कर सकता है। ओके, समझ गए आप? द गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक भाई, ये बिल्कुल ठीक है। द चीफ मिनिस्टर कैन रीशफल पोर्टफोलियोज, डायरेक्ट मिनिस्टर्स एंड प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। बिल्कुल ठीक है, ये बताया। The resignation or death of any minister, including the chief minister, automatically leads to the dissolution of state. Easy. Council of Minister is a ship that sinks together and sails together. Correct पूछ रहा है 1 2 3. Okay? ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। With reference to the discretionary powers of the governor, जो कि थोड़ी देर पहले डिस्कस करी हमने, consider the following statements. If any question arises regarding whether a matter falls within the governor discretion, the decision of governor shall be final. It may sound funny, है ना, but it is true. ठीक है, it may be shocking, but it is true. Okay, the actions taken by governor cannot be legally challenged on the ground that they should or should not have been exercised under discretionary powers. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन है किसका? गवर्नर का ही है, and it cannot be challenged in the court of law on this issue. Okay, समझ गए? The governor's discretionary powers are explicitly defined in the constitution, leaving no scope for interpretation. इसी बात पे तो हम लोग तब से बात करते आ रहे हैं। गलत है, डिफाइंड नहीं है, उल्टा ये बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, तो भाई क्या करेक्ट हो जाते हैं? 1 और 2 करेक्ट हो जाते हैं। आंसर हो जाता है ए। ओके, 23. With reference to the composition of the Council of Ministers in a state, consider the following statements. The total number of ministers, ठीक है, Council of Ministers में जितने ministers रहेंगे, they cannot exceed 15% of the total strength of the state legislative assembly. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये बताना भाई, स्टार्टिंग से नहीं था। ठीक है, क्या करते थे कि ऐसी प्रथा स्टार्ट हो गई थी कि अपीज करने के लिए, है ना, देखा होगा आपने कोलिशन पार्टीज में ऐसा होता है। अभी जो यूनियन में सरकार है उसमें भी यही हुआ है ना। कौन सी 2 पार्टीज की सपोर्ट सरकार बनी सबको पता है। तो क्या करा जाता था, कोलिशन सपोर्ट जीतने के लिए जो उनके मेंबर्स होते थे, पार्टी के लीडर्स होते थे जिनसे सपोर्ट लेते थे, उनको पोर्टफोलियो दे देते थे। तो जबरदस्ती जबरन के मिनिस्टेरियल पोस्ट को क्रिएट करा जाता था, जिससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत बल्कि होने लगी थी। तो अमेंडमेंट लाया गया और एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई। ठीक है, दैट इज 15%। द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, अच्छा मिनिमम भी बोला है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, मस्ट बी 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रिगार्डलेस द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस हैं। जो बहुत छोटे स्टेट्स है ना, यहां पे एक्सेप्शंस हैं, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे कि मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, वहां पे एक्सेप्शंस हैं मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के। दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 91st, अच्छा यहीं पे लिख दिया, चलो ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? समझ गए? चलो आगे बढ़ो। With reference to the responsibility of ministers in a state government, consider the following statements. ठीक, पहले जरा ये बताओ, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? कॉन्सेप्ट, द आंसर इज नो। ये पढ़ाया था जब मैं आपको यूनियन के कंटेक्स्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पढ़ा रहा था, वहां ये पढ़ाया था कि भाई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहां है, जहां से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। कहां? यूके में। वहां क्या होता है, वहां हर मिनिस्टर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको काउंटर साइन करता है। ठीक है, बट इंडिया में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। तो पढ़ लो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, 1000 बार समझाया हुआ है ये। ठीक है, आर्टिकल 64 ऑल्सो कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन इंडिया देयर इज नो प्रोविजन फॉर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। समझ गए आप? क्या करेक्ट है भाई? 1 2 3 डी, तीनों करेक्ट है। ओके ओके, चलो अब देख लेते हैं क्या बाकी है। अब थैंक यू हो गया, ठीक है। चलो, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया, सारी चीजें कवर करी हमने। क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं देखा, PYQ जरूर देखना। ठीक है, अगर
आपने हमारा लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है पीवाईक्यूज पे, नहीं देखा है तो देखिए, अगर नहीं भी देखना तो कई सारी अवेलेबल है आर्टिकल्स, जो मटेरियल है अवेलेबल है मार्केट में, वहां देखिए, उसको समझिए कि ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे ये यूजफुल है भी या नहीं, और अगर है तो कितने यूज का है। ठीक है, बाकी शिखर 2025 के बारे में तो मैंने आपको बताया, अपने व्यू शेयर करें हमारे साथ, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। थैंक यू, कीप स्टडिंग।